हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंको चॉइस क्लासेस। माय नेम इज रवि। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का फोर्थ और लास्ट टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। आपके सिलेबस में बेटा लिपिड नहीं है, तो हम लोग लिपिड को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अलग से लिपिड के बारे में एक नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसका क्या यूज होता है, क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज अनब्रांच, और ये कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये है न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड आर दी लॉन्ग अनब्रांच पॉलीमर दैट स्टोर, क्या करता है बेटा? ये स्टोर करता है, दैट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और आने वाली पीढ़ियों में बेटा ट्रांसफर भी करता है। ऑफ स्प्रिंग का बेटा यहां मतलब होता है संतानों में ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पेरेंट्स से मिलेगी। कैसी जनरेशन? जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के क्या क्या कैरेक्टर होंगे, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर है? ये सारा का सारा स्टोर होता है डीएनए में एज अ जेनेटिक मटेरियल, या कह सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड एक अनब्रांच होता है, पॉलीमर होता है। अगर पॉलीमर है तो उसका मोनोमर क्या होगा? तो मोनोमर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड होता है, और यही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बनाता है और आगे अपनी आने वाली संतान में ट्रांसफर करता भी है। ये है न्यूक्लिक एसिड। आगे चलिए बेटा न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखिए बेटा, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका पॉलीमर होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एक कह सकते हैं क्या, प्रिकर्सर होता है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। और ये तीन कंपोनेंट का बना होता है। चलिए बेटा कौन कौन से कंपोनेंट को देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर दी स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर और वन और मोर फॉस्फेट। वन और मोर फॉस्फेट का मतलब क्या होता है? वन और मोर फॉस्फेट का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ऐसे बेसिकली राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस विथ वन और मोर फॉस्फेट। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो हमेशा एटीपी एडीपी इन्हीं को न्यूक्लियोटाइड मानते हैं। ध्यान रखिए बेटा, जब भी नाइट्रोजन बेस को राइबोस शुगर के साथ जोड़ा जाएगा, अब जोड़ने के बाद अगर एक फॉस्फेट लगा है तो भी वो न्यूक्लियोटाइड है, दो फॉस्फेट लगा है तभी भी न्यूक्लियोटाइड है, और तीन फॉस्फेट लगा है तभी भी न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं, कोई फॉस्फेट नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियोटाइड नहीं है। ये तीन की तीन कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी किसी न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट देखने को मिलेंगे बेटा आपको? एक होगा नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर और बेटा वन और मोर फॉस्फेट। अब ये नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, राइबोस शुगर क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बोलते हैं, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद ये वन और मोर फॉस्फेट कैसे ड्राइव होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप इस पिक्चर का फोटो भी या कह सकते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर और बेटा फॉस्फेट। उसमें से फर्स्ट जो कंपोनेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, वो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन और बेटा एक को बोलते हैं पैरामिडीन। प्यूरिन क्या होता है, पैरामिडीन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है। द नाइट्रोजनस बेस आर दी हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन के साथ साथ आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। नाइट्रोजन बेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक को बेटा हम लोग बोलते हैं प्यूरिन और दूसरे को बोलते हैं पैरामिडीन। प्यूरिन और पैरामिडीन ये दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये दोनों के दोनों जो बेस होते हैं इनको हम लोग वीक बेस की कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान रखिए बेटा, ये दोनों कैसे वीक बेस हैं? ये दोनों को दोनों
आपके वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्यूरिन और पैरामिडीन क्या होते हैं? प्यूरिन बेसिकली इट इज अ 9 एटम रिंग स्ट्रक्चर होता है और पैरामिडीन यहाँ पे 6 एटम की रिंग बनाता है। और जो प्यूरिन होता है बेटा ध्यान रखिए, प्यूरिन 9 एटम की रिंग में दो रिंग यहाँ पे फ्यूज होके बनती हैं। एक रिंग को हम लोग बोलते हैं पैरामिडीन और दूसरी रिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा इमिडाजोल। प्यूरिन बनाने के लिए दो रिंग का फ्यूजन देखने को मिलेगा, प्यूरिन और पैरामिडीन और इमिडाजोल। ये जो पैरामिडीन होती है ये बेटा 6 एटम की रिंग होती है और इमिडाजोल ये 5 एटम की रिंग होती है। इनके फ्यूजन से आपको देखने को मिलेगा क्या? प्यूरिन। और पैरामिडीन में सिर्फ और सिर्फ पैरामिडीन रिंग देखने को मिलेगी, इमिडाजोल वहां पर देखने को नहीं मिलती। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्या पैरामिडीन के बारे में, सॉरी प्यूरिन के बारे में। प्यूरिन इज 9 एटम रिंग फ्यूज्ड 9 एटम या कह सकते हैं 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ पैरामिडीन और जो 6 एटम की रिंग होती है और इमिडाजोल जो 5 एटम की रिंग होती है। 5 एटम की रिंग और 6 एटम की रिंग के फ्यूजन से ये स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूरिन बनता है, ये 9 एटम की रिंग होती है। अगर आप इसको देखना चाहो तो बेटा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर किसका होगा? इस तरह का स्ट्रक्चर होगा पैरामिडीन का और इस तरह का स्ट्रक्चर होगा किसका? इमिडाजोल का। और इनके फ्यूजन से क्या मिलेगा बेटा आपको? ध्यान रखिए ये 9 एटम की रिंग जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूरिन। प्यूरिन एटम की रिंग में ध्यान रखिए जब आप उसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग बेटा कैसे होगी? तो आप देखिए 1 2 3 ये ऐसी डायरेक्शन में होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान रखिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज ध्यान डायरेक्शन में इसकी क्या होती है? नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग जब आप करेंगे तो बेटा यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 आप यहाँ इस तरह इसकी नंबरिंग करेंगे। इसके आपको दो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेनिन। दूसरे को क्या बोलते हैं? ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो बेटा ये प्यूरिन का देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा देते हैं तो बनने वाला कंपाउंड इसे हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? एडेनिन। क्या बोलेंगे बेटा? ध्यान रखिए एडेनिन बोलेंगे। अगर आप 6 बजाय अगर आप सेकंड नंबर पे अमाइनो ग्रुप लगा देते हैं और 6 नंबर पे क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन लगा देते हैं तो ये बन जाएगा ग्वानिन। तो एडेनिन कैसे बनता है, ग्वानिन कैसे बनता है, आपको समझ में आ रहा होगा। एडेनिन बनाने के लिए आपको 6 कार्बन पे या कह सकते हैं 6 एटम पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? अमाइनो ग्रुप। अगर आपको इसको क्या बनाना है? ग्वानिन बनाना है तो ग्वानिन बनाने के लिए आपको सेकंड नंबर पे अमाइनो ग्रुप और आपको 6 नंबर पे कीटोन ग्रुप या कह सकते हैं ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा? ऑक्सीजन। तो ये आपका एडेनिन बनेगा और ग्वानिन बनेगा। एडेनिन अगर आप इसमें 6 नंबर पे अगर आप अमाइनो ग्रुप जोड़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन। क्या बोलेंगे बेटा? 6 नंबर पे आपने क्या जोड़ा है? अमाइनो ग्रुप। तो क्या बोलेंगे? 6 अमाइनो प्यूरिन। और ये डीएनए और आरएनए दोनों में देखने को मिलेगा। अगर बात करें किसकी? ग्वानिन की, तो ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा? ग्वानिन का है। ये स्ट्रक्चर किसका है? ग्वानिन का। अगर आप ग्वानिन की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे आपने क्या लगा दिया? अमाइनो ग्रुप और 6 नंबर पे लगा दिया ऑक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो इसे हम लोग बोलेंगे 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। और यही बेटा आपको डीएनए और आरएनए दोनों में देखने को मिलेगा। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका प्यूरिन होता है, प्यूरिन कितने एटम की रिंग होती है? तो ध्यान रखिए प्यूरिन 9 एटम की रिंग होगी। ये 9 एटम की रिंग दो रिंग के फ्यूजन से बनता है। एक को हम लोग बोलते हैं पैरामिडीन और दूसरे को बोलते हैं इमिडाजोल। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि प्यूरिन क्या है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पैरामिडीन के बारे में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पैरामिडीन बेसिकली 6 एटम की रिंग होती है और 6 एटम की रिंग में आपको दो नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। 6 एटम की रिंग में आपके तीन एग्जाम्पल बेसिकली आते हैं, जिसमें से साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आता है। ये जो थायमिन होता है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम आरएनए की बात करें, ये आरएनए में सिर्फ और सिर्फ आपको थायमिन की बजाय यहाँ पे आपको यूरेसिल देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग किसको? पैरामिडीन को। तो देखिए बेटा पैरामिडीन क्या होता है। पैरामिडीन इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 एटम की रिंग होती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से आपको 2 नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। नेचुरली पैरामिडीन आर
साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ये 3 आपको नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेंगे। ये एक जर्नल स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ बेटा, पैरामिडिन का। अभी आपने डिस्कस किया, अभी आपने पढ़ा था प्यूरिन के बारे में। तो प्यूरिन में आपने देखा 9 एटम की रिंग होती है, लेकिन जब वहां पे आप नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग वहां पे कैसी थी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे किसकी, पैरामिडिन की, तो पैरामिडिन में जो नंबरिंग की जाती है वो क्लॉकवाइज की जाती है। देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे आपको 1 और 3 पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन बेस देखने को, नाइट्रोजन बेसिकली नाइट्रोजन एटम देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करते हैं, साइटोसिन के बारे में। साइटोसिन का अगर आपको बनाना है, तो साइटोसिन अगर आपको बनाना है तो सेकंड नंबर पे आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और फोर्थ नंबर पे आपको लगाना पड़ेगा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और ध्यान रखिए बेटा, ये जो आपका सेकंड नंबर पे ऑप्शन है, ये सभी पैरामिडिन पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपने क्या किया साइटोसिन बनाने के लिए, साइटोसिन बनाने के लिए आपने सेकंड नंबर पे क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन, और बेटा फोर्थ नंबर पे आपने क्या जोड़ दिया, अमाइनो ग्रुप। तो ये कंपाउंड जो आपको बन के दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसिन। साइटोसिन को हम लोग 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पैरामिडिन बोलते हैं। 4 अमाइनो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर पे आपने क्या जोड़ रखा बेटा, अमाइनो ग्रुप। और 2 ऑक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ रखा है, ऑक्सीजन जोड़ रखा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पैरामिडिन बोलते हैं। और उसी तरह इसको ध्यान रखिए बेटा, ये दो डीएनए और आरएनए दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, यूरेसिल की, तो यूरेसिल को क्या करना है, बस आपको सेकंड नंबर पे तो ऑक्सीजन लगा ही हुआ है, आपको फोर्थ नंबर पे क्या कर देना है बेटा, ऑक्सीजन जोड़ देना है। किसको हटाने के बाद, अमाइनो ग्रुप हटाने के बाद। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि अगर आपको क्या बनाना है, पैरामिडिन, पैरामिडिन में बेसिकली साइटोसिन से यूरेसिल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अमाइनो ग्रुप लगाया है तो बोलेंगे डी एमिनेज, क्या बोलेंगे, डी एमिनेशन रिएक्शन हुई है। और ऑक्सीजन जोड़ा है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डी एमिनेज करते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा, आपको ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेसिल। यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में देखने को मिलता है, क्योंकि आपने 2 और 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप लगाया है, तो उसमें क्या बोलेंगे, 2,4 डाई ऑक्सी पैरामिडिन। ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में देखने को मिलेगा। अगर आपको थायमिन बनाना है, तो थायमिन बनाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना बेटा। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये आपका फर्स्ट एटम कौन सा एटम है, तो ये 1, ये बेटा कौन सा होगा 2, ये 3, ये 4, ये 5। आपको 5 नंबर पे क्या लगा देना है बेटा, मैथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, मैथाइल ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, थायमिन। अगर आपसे पूछा यूरेसिल को अगर आपको थायमिन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैथाइलेशन। क्या करना पड़ेगा बेटा, मैथाइलेशन। और ये मैथाइलेशन किस कार्बन पे किया गया या किस एटम पे किया गया, तो ध्यान रखिए बेटा 5 एटम पे किया गया है। अगर आप 5 कार्बन पे क्या कर देते हैं, मैथाइलेशन कर देते हैं, तो यूरेसिल कन्वर्ट हो जाएगा थायमिन में। तब हम इसका नाम पढ़ेंगे 5 मेथॉक्सी 2,4 डाईऑक्सी पैरामिडिन। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे देखने को मिलेगा बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है डीएनए में। ये है आपका पैरामिडिन। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राइबो शुगर के बारे में। ये राइबो शुगर क्या होती है, ये फॉस्फेट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं राइबो शुगर के बारे में। राइबो शुगर बेसिकली 5 कार्बन की एल्डो शुगर होती है। और एल्डो शुगर में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ध्यान रखिए बेटा, ये फर्स्ट कार्बन पे देखने को मिलेगा। ये राइबो शुगर डीएनए में या कहते हैं आरएनए में, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जब भी राइबो शुगर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिए, फ्यूरानोज रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूरानोज। उस रिंग को बोलते हैं, उस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूरॉन रिंग। इसको हम लोग फ्यूरानोज या फ्यूरॉन रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राइबो शुगर इज 5 कार्बन एल्डो शुगर दैट इज फाउंड इन बोथ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ये राइबो शुगर मेन कंपोनेंट होता है, इसी पर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट को जोड़ा जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ और सिर्फ राइबो शुगर पे आप नाइट्रोजन बेस को जोड़ देते हैं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, बनने वाला कंपाउंड बेटा कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। आगे देखिए, राइबो शुगर ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज स्लाइटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। डीएनए और आरएनए में राइबो शुगर पाई तो जाती है, लेकिन उसमें हल्का सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। हल्का सा वेरिएशन होने के कारण इस राइबो शुगर के नाम में भी चेंजमेंट देखने को मिलता है। चलिए देखिए क्या होता है वो। जब आरएनए की बात करेंगे, तो आरएनए शुगर इज कॉल्ड राइबो शुगर
दैट हैज सेकेंड प्राइम OH। ये प्राइम वर्ड ध्यान रखिए, प्राइम वर्ड सिर्फ और सिर्फ शुगर के लिए यूज किया जाता है। ये इसका फर्स्ट कार्बन होता है, जिसे हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और बेटा ये फिफ्थ कार्बन हो गया। अगर सेकेंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या कह सकते हैं सेकेंड कार्बन पे अगर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों देखने को मिलेंगे, इस तरह के शुगर को हम लोग राइबो शुगर बोलते हैं। उसी बजाय अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबो शुगर की, तो ध्यान रखिए डीएनए शुगर इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो शुगर दैट लैक ऑक्सीजन एट सेकेंड प्राइम OH। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये डीऑक्सीराइबो शुगर का है। डीऑक्सीराइबो शुगर में ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन होगा। अगर फिफ्थ कार्बन है ध्यान रखिए, तो ये सेकेंड कार्बन का अगर जो ऑक्सीजन यहां पे अगर नहीं देखने को मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है। अगर आपको थोड़ा इसके पहले अगर आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा बेटा ये फर्स्ट कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अगर एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के अबव होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा या बीटा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉस्फेट क्या होता है। फॉस्फेट बेसिकली ये ड्राइव होता है फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा H3PO4। जब भी H3PO4 से ये जो आपके हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज हो जाते हैं, तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है फॉस्फेट। क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकाले इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे 3 माइनस चार्ज देखने को मिलेगा। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। फॉस्फेट इज कंसिस्ट ऑफ फास्फोरस बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको जो फास्फोरस होगा वो 4 ऑक्सीजन से बॉन्डिंग में एंगेज होगा। आगे देखिए बेटा, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से न्यूक्लियोटाइड पर, न्यूक्लियोटाइड का मतलब डीऑक्सी और राइबो न्यूक्लियोटाइड दोनों की बात करें तो उस पर एसिडिक मीडियम क्रिएट किया जाता है। एसिडिक मीडियम के बजाय आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर एसिडिक मीडियम भी और कह सकते हैं आपका निगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है। तो क्या होता है आपका प्यूरिन, पैरामिडिन, उसके बाद आपने राइबो शुगर पढ़ा, फॉस्फेट पढ़ा। मुझे लगता है कि आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हुई होगी। ये नॉलेज आपकी सफिशिएंट है, आपके लेवल के लिए ये नॉलेज बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्यूरिन क्या होता है, पैरामिडिन क्या होता है, टाइरोड बेस क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, राइबो शुगर क्या होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर क्या होता है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस, जो यूपी बोर्ड का मोस्ट फेमस क्वेश्चन होता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। इसमें डिफरेंस बहुत ही ज्यादा पेपर में आपके पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 कंपोनेंट का होता है जिसे आप अभी पढ़ चुके, राइबो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो बेटा न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट को साइड कर दें तो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। तो जैसे अगर आपको न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को साइड कर दे, किसको साइड कर दे बेटा, फॉस्फेट को, तो बनने वाला कंपोनेंट कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ये है इसका मेन टॉपिक, मेन डिफरेंस, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए स्ट्रक्चर के बिहाफ पे थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा ये शुगर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राइबो शुगर। ये नाइट्रोजनस बेस है बेटा, ये लगे हैं फॉस्फेट। ध्यान रखिए बेटा, न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था, आपने ये पढ़ा है कि फॉस्फेट लगे होते हैं, लेकिन फॉस्फेट का नंबर वहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो अगर फॉस्फेट 1 है तो भी न्यूक्लियोटाइड है, अगर फॉस्फेट 2 है, 3 है, तभी भी वो न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा। कंडीशन ये है कि वहां पर आपको फॉस्फेट देखने को मिलेगा। अगर फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फेट एब्सेंट है, तो न्यूक्लियोटाइड अब न्यूक्लियोटाइड नहीं रह गया, अब बन गया है न्यूक्लियोसाइड। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, बॉन्ड के बारे में भी ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपको बायो के स्टूडेंट है, अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में, तो मैं आपको बताता हूं। ये है इसका नाइट्रोजनस बेस।
नाइट्रोजनस बेस को शुगर से जोड़ने के लिए यहाँ पे आपको बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिल, एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड। ये चीज आप इसको ध्यान रखिए। अगर आपकी बात आगे बढ़े तो देखिए बेटा, ये है आपका राइबोस शुगर का कार्बन, फिफ्थ कार्बन। और फिफ्थ कार्बन पे आपने किसको जोड़ा है? फॉस्फेट। ध्यान रखिए, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है फर्स्ट कार्बन पे और फॉस्फेट जुड़ता है बेटा फिफ्थ कार्बन पे। फॉस्फेट जुड़ने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बेटा? ईस्टर बॉन्ड। तो देखिए यहां पर भी आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा? एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, यहाँ पे फॉस्फेट तो जुड़ा नहीं जाएगा। अगर फॉस्फेट नहीं जुड़ा जाएगा, ऐसे केस में यहाँ पे फॉस्फेट नहीं मिलेगा, फॉस्फेट नहीं मिलेगा तो ईस्टर बॉन्ड भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए बेटा, अगर हमने कहा था कि फॉस्फेट होता है, अगर फॉस्फेट है तो बेटा उसका नंबर 1, 2 या 3 भी हो सकता है। अगर एक फॉस्फेट है तो बॉन्ड का नाम होता है ईस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर फॉस्फेट का नंबर 2 या 2 से अधिक है तब बॉन्ड का नाम चेंज हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये शुगर है, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड से ड्राइव है, तो ईस्टर या कह सकते हैं एसिड और शुगर के बीच बॉन्ड बनेगा कौन सा? ईस्टर बॉन्ड। लेकिन ये अभी आपका एसिडिक ही है, तो ये एसिड, तो इसके बीच यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इससे हम लोग बोलेंगे एन हाइड्राइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बेटा? एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये भी देखिए, ये भी आपका फॉस्फोरिक एसिड से ड्राइव है, ये भी फॉस्फोरिक एसिड से ड्राइव है, तो यहां पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो है आपका एनहाइड्राइड बॉन्ड। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भी एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये भी एनहाइड्राइड बॉन्ड है, जोड़ने वाला है कौन? फॉस्फेट। तो इसको हम लोग दोनों बॉन्ड को मिला के हम लोग इस कंपोनेंट में इन दोनों बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। बॉन्ड स्टेबल भी है, और जब स्टेबल है तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी भी हाई अमाउंट में निकलेगी। जैसा कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, टीटीपी, ये सारे के सारे एनर्जी कैरियर होते हैं, ये एनर्जी देते हैं। आपने इसका बहुत हाई स्कूल में नाम भी सुना होगा कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ध्यान रखिए बेटा, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी तो है ही, लेकिन अगर आपसे पूछे एनर्जी कैसे एनर्जी मिलती है तो ध्यान रखिएगा क्या वो को वहां पर बोलना है बॉन्ड ब्रेकिंग से एनर्जी निकलेगी। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? तो ध्यान रखिएगा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। जब इस बॉन्ड को आप फॉस्फेट जोड़ेंगे, ऐसे केस बेटा इस पहले, जब आप देखिए 3 बॉन्ड में 3 फॉस्फेट तो है, अब 3 फॉस्फेट में पहले कौन आया होगा? अगर ये पहले आया होगा तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो इसे हम लोग बोलेंगे अल्फा फॉस्फेट, इसे बोलेंगे बेटा बीटा फॉस्फेट, और इसे बोलते हैं गामा फॉस्फेट। तो बेटा ध्यान रखिए, इन दो बॉन्ड के ब्रेकिंग से ही हमको क्या मिलेगी? एनर्जी। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आप बोलोगे एटीपी ब्रेक कर दिया है एडीपी में। अब देखिए एटीपी पे 3 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट निकाल दिया, बचा हुआ कंपाउंड क्या कहलाएगा? एडीपी। अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो बोलेंगे क्या? एडीपी है, एडीपी को ब्रेक कर दिया। अब इस अगर ये हट गया तो अब क्या हो गया? एडीपी। आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या भी एनर्जी निकलेगी? इसको बोलेंगे एटीपी कन्वर्ट हो गया, एडीपी कन्वर्ट हो गया है एएमपी में। और इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एनर्जी आपको उतनी नहीं मिलती जितनी कितनी मिलनी चाहिए थी? एटीपी मिलनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये कैसे होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बना के आपको बता समझा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। एटीपी बेसिकली जब आप एडेनिन नाइट्रोजन बेस को जोड़ देंगे तो एडेनिन 3 फॉस्फेट एडेनिन एडेनोसिन बन जाएगा। एडेनिन और एडेनोसिन में क्या डिफरेंस है? एडेनिन नाइट्रोजन बेस होता है, और एडिनोसिन कब बोलेंगे सर जी? तो एडिनोसिन तब बोलेंगे जब एडेनिन को आप राइबो शुगर के साथ जोड़ दोगे तो बनने वाला कंपाउंड बोलेगा एडिनोसिन। उसी तरह ग्वानोसिन और ग्वानिन में क्या डिफरेंस है? ग्वानोसिन ये नाइट्रोजनस बेस नहीं बेटा, ये इसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, और ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस है, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड है। तो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है और एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है। न्यूक्लियोसाइड में अगर एक फॉस्फेट तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा एटीपी कैसे एनर्जी देता है, जीटीपी कैसे एनर्जी देगा। देखिए एटीपी हो, जीटीपी हो, सीटीपी हो, यूटीपी हो,
अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन बेस को चेंज कर जाएंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन एनर्जी के डिफरेंस में कोई भी आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जितना एनर्जी एटीपी देगा उतना एनर्जी जीटीपी देगा, उतना ही एनर्जी सीटीपी देगा, उतना ही एनर्जी टीटीपी देगा। इसमें एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं हो, क्योंकि आप एनर्जी में इसका तो यूज नहीं कर रहे हैं। यूज किसका कर रहे हैं बेटा? फॉस्फेट का। उसी हिसाब से ध्यान रखिएगा, एटीपी जितनी एनर्जी देगा उतनी एनर्जी टीटीपी देगा, यूटीपी देगा और सीटीपी देगा। मुझे लगता है कि आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड में बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं और न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हम लोग राइबोस शुगर की बात करते हैं, नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, किसकी बात नहीं करेंगे? फॉस्फेट की। आगे देखिए बेटा, न्यूक्लियोटाइड हैज फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट नहीं कैरी करते, लैक होता है, वहां पे एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड हैज ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बेटा? ये शुगर का बॉन्ड, शुगर और बेटा फॉस्फेट के बीच जो बना हुआ बॉन्ड, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पे शुगर तो है, फॉस्फेट नहीं है। अगर फॉस्फेट नहीं है तो ये वाला बॉन्ड में नहीं है, तो यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिए बेटा, न्यूक्लियोटाइड आर द प्रिकर्सर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोटाइड का यूज किया जाता है डीएनए और आरएनए बनाने में, लेकिन आप न्यूक्लियोसाइड का यूज नहीं करेंगे डीएनए और आरएनए बनाने में, इसका यूज करेंगे आप न्यूक्लियोटाइड बनाने में। आगे देखिए बेटा क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड हैज नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आपने फॉस्फेट लिया है, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो अगर आप जोड़ोगे किस पे? राइबोस बेस पे, तो सॉरी राइबोस शुगर पे, तो अभी इस पे नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए बेटा, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूक्लियोसाइड पे कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉस्फेट नहीं, चार्ज भी नहीं। आगे देखिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपने पढ़ रखा है, इनका यूज स्टोरेज में कर लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, जैसे हम लोग डीएनए और आरएनए भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफर भी करते हैं। इनका जीन रेगुलेशन में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है। जीन रेगुलेशन का मतलब होता है कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनेगा तो आपको फिजियोलॉजिकल चेंज भी देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कौन सा जीन कब एक्सप्रेस करेगा, कैसे एक्सप्रेस करेगा, इसको रेगुलेट भी कौन करते हैं? ध्यान रखिए बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड करते हैं। लेकिन न्यूक्लियोसाइड का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें जीन रेगुलेशन में, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट होता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो एग्जाम्पल में हम लोग एएमपी, एएमपी का मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और जीएमपी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, टीएमपी थाइमोसिन मोनोफॉस्फेट, यूएमपी, यूएमपी का मतलब यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। और अगर आप बात करोगे किसकी? नाइट्रोजन बेस की, तो यहाँ पे आप बोलोगे एडेनोसिन। क्या बोलेंगे बेटा? एडेनोसिन। क्या बोलेंगे? ग्वानोसिन। उसके बाद साइटोसिन, साइटोसिन। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका थाइमोसिन। ये इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। मुझे लगता है न्यूक्लियोटाइड, एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका यूज हम लोग एनर्जी कैरियर के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एनर्जी कैरियर की तरह इसका यूज नहीं करते। ठीक है, एएमपी, एटीपी, जीटीपी ये सारे के सारे क्या न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया गया उसके लिए बहुत साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो वाटसन एंड क्रिक डीएनए का जो मॉडल था वो मोस्ट एक्सेप्टेड माना जाता है, इसलिए हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल जो उन्होंने डीएनए के रिगार्डिंग दिया था वो मॉडल बी डीएनए पे आधारित था। बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए, ऐसे बहुत से डीएनए आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टडी किसकी करेंगे बेटा? बी डीएनए की। बी डीएनए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा बेटा, आप जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप के सेल से बनेंगे। एक
को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को बोलते हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बेसिकली बैक्टीरिया की सेल होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें हम लोग आते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो डीएनए होता है बेटा वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर सर्कुलर होगा तो उसके दोनों एंड बेटा कैसे होंगे, दोनों एंड जुड़े हुए होंगे, या कह सकते हैं उसमें फ्री एंड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसका डीएनए कैसा होता है बेटा, उसका डीएनए होता है लीनियर, यानी कि हम लोग का डीएनए कैसा होगा, लीनियर होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग वाटसन क्रिक डीएनए। वाटसन क्रिक प्रपोज्ड डीएनए मॉडल इन 1953 टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए। बी डीएनए ये नॉर्मल डीएनए को ही हम लोग बी डीएनए बोलते हैं। ए डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होगा। जब आप अदर क्लास में जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि ए डीएनए भी होता है और जेड डीएनए भी होगा। तो चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। चलिए देखिए, पहला पॉइंट तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरिया सेल होती है, उसका डीएनए कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होगा। और अगर इसकी बात करेंगे लीनियर, तो लीनियर कैसे मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल। हम लोग की सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया सेल को छोड़ के जितनी भी आप सेल देखोगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट जो आप वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में पढ़ेंगे वो क्या होता है, देखिए डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रैप्ड अराउंड ईच अदर इन राइट हैंडेड मैनर। जब डीएनए की स्टडी करते हो तो आप देखते हो कि बेटा डीएनए में आपको दो स्टैंड देखने को मिलेंगे। एक देखिए स्टैंड की डायरेक्शन से आप उसका नाम बताते हैं। एक स्टैंड की डायरेक्शन होती है बेटा 5 to 3 स्टैंड, और दूसरे स्टैंड को हम लोग बोलते हैं 3 to 5 स्टैंड। तो दो स्टैंड होते हैं और दोनों स्टैंड आपस में रैप्ड होते हैं ईच अदर इन राइट हैंडेड मैनर, यानी कि राइट हैंडेड वे में एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से क्या होगा बेटा, रैप्ड होगा। मुझे लगता है कि आपको पहला पॉइंट समझ में आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोलता है द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखिए दो स्टैंड होंगे, एक स्टैंड होगा 5 to 3 डायरेक्शन और दूसरा स्टैंड होता है 3 to 5 डायरेक्शन। ये दोनों स्टैंड को आप किस तरह लगाना चाहेंगे। एक क्वेश्चन उठता है कि आप क्या करें, आप एक इसी में एक स्टैंड आपने लिया 5 to 3 स्टैंड और दूसरा भी ले लिया 5 to 3 स्टैंड, एक और सेम डायरेक्शन में। अगर आप सेम डायरेक्शन में लेते हो तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है तो ये देखा जाता है कि दोनों स्टैंड जो होते हैं वो दोनों स्टैंड पैरेलल ना होके बेटा कैसे होंगे, एंटी पैरेलल। यानी कि एक स्टैंड अगर 3 से 5 की तरफ रन करता है तो दूसरा वाला बेटा 5 से 3 की तरफ रन करेगा। या कह सकते हैं अगर एक स्टैंड 5 से 3 की दिशा में रन करता है तो दूसरा स्टैंड 3 से 5 की दिशा में रन करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्टैंड बेटा क्या है, 5 से लेके 3 की डायरेक्शन में है और दूसरा वाला 3 से लेके 5 की डायरेक्शन में है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। एक स्टैंड की डायरेक्शन अगर 5 to 3 है तो दूसरे स्टैंड की डायरेक्शन 3 to 5 होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि जैसा कि आपने पढ़ा रखा होगा, कभी देखा होगा कि लॉक होता है, जो ताला होता है वो बेटा अपनी ही चाबी से खुलता है। इसका मतलब हर ताले का अपना एक स्पेसिफिक की होता है, उसी से खुलता है। इसका मतलब ये है कि जो की है वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, लॉक के। उसी तरह जब आप डीएनए के स्टैंड को देखेंगे तो एक स्टैंड दूसरे स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक स्टैंड के अगर एक स्टैंड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन अगर प्रेजेंट है तो उसके सामने जो स्ट्रैंड आएगा उसके सामने बेटा ए के सामने टी आएगा और टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री। ए के सामने ए नहीं आएगा, ए के सामने बेटा ए नहीं आएगा, टी के सामने टी नहीं आएगा। टी का मतलब थाइमिन, ए का मतलब एडेनिन, तो एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आएगा, थाइमिन के सामने हमेशा एडेनिन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा और साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है कि एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे उसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं कहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर एडेनिन है, एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, तो एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है।
द पेयरिंग ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन हेलिक्स लीव्स एम्प्टी स्पेस कॉल्ड मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में रैप्ट होती है तो आपको वहां पे कुछ स्पेस देखने को मिलेगा। एक स्पेस को मेजर ग्रुप बोलते हैं, एक को बोलते हैं माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप ये जस्ट स्पेस होते हैं। अगर स्पेस बड़ा होता है तो इसको हम लोग मेजर ग्रुप बोलते हैं, अगर स्पेस कम है तो उसको हम लोग माइनर ग्रुप बोलेंगे। मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप कैसे बनते हैं? जब ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में रैप्ड होती है तो रैप्ड होने के फलस्वरूप दो स्पेस क्रिएट होते हैं। इन दो स्पेस में अगर स्पेस बड़ा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर ग्रुप। और स्पेस अगर छोटा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? माइनर ग्रुप। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द डायामीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो दो न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच का जो डायमीटर होता है बेटा वो 20 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इन डीएनए प्यूरिन इज बॉन्डेड टू पैरामिडीन। प्यूरिन इज बॉन्डेड टू पैरामिडीन का मतलब ये है कि प्यूरिन हमेशा पैरामिडीन के साथ बेस पेयरिंग करता है। अब प्यूरिन में आपने पढ़ रखा है, प्यूरिन में कौन आता है? एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। और पैरामिडीन में कौन आता है बेटा? साइटोसिन और थायमिन आते हैं। ध्यान रखिए बेटा यूरेसिल भी होता है, लेकिन यूरेसिल डीएनए में पाया नहीं जाता, इसलिए हम उसकी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं कि अगर एडेनिन है तो एडेनिन थायमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो आप ध्यान रखिएगा एडेनिन थायमिन के साथ बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर हम लोग बात करें ग्वानिन की तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो आपने पढ़ रखा है प्यूरिन 9 एटम की रिंग होती है, पैरामिडीन 6 एटम की रिंग होती है। तो कौन कौन से एटम इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इसको भी बेटा जान लीजिए। हालांकि ये पेपर में आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है ना, आपसे कोई टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप जर्नल वे में इसको ध्यान रखिएगा। अगर एडेनिन की बात करें तो एडेनिन का फर्स्ट एटम और 6 एटम, फर्स्ट एटम किसके साथ बनाता है बेटा? थायमिन के थर्ड एटम के साथ और फोर्थ एटम के साथ। फर्स्ट एटम बॉन्ड बनाएगा थर्ड एटम के साथ और 6 एटम बॉन्ड बनाएगा फोर्थ एटम के साथ। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न हो गया। अगर आप बात करते हैं ग्वानिन की तो ग्वानिन हमेशा ध्यान रखिएगा उसका फर्स्ट एटम बॉन्ड क्रिएट करेगा किसके साथ? थर्ड एटम के साथ। सेकंड वाला एटम सेकंड वाले के साथ और 6 वाला एटम फोर्थ वाले के साथ। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनते हुए दिखे जाएंगे। तो ध्यान रखिए बेटा एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड करता है? ध्यान रखिए बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर ग्वानिन की बात करेंगे तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड करेगा और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कहाँ कौन कौन से एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे? मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए बच्चा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ वन बेस पेयर इज 3.5 एंगस्ट्रॉम। देखिए ये एग्जैक्टली 3.5 एंगस्ट्रॉम नहीं होता, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ में 3.5 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। आपके पेपर में भी 3.5 एंगस्ट्रॉम ही लिख के आएगा अगर क्वेश्चन यहां से बनेगा। देखिए बेटा अगर एक बेस पेयर की लेंथ निकाले तो एक बेस पेयर की लेंथ जो होती है बेटा वो कितनी होती है? 3.5 एंगस्ट्रॉम। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर एक टर्न की बात करें, एक पिच की बात करें, तो एक टर्न या एक पिच की बात करें तो बेटा ध्यान रखिएगा एक टर्न में 10 बेस पेयर देखने को मिलेंगे और इसी टर्न को हम लोग पिच भी बोल सकते हैं। तो एक पिच में 10 बेस पेयर, एक बेस पेयर की लेंथ 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा एक टर्न की लेंथ कितनी हो जाएगी? ध्यान रखिएगा एक बेस पेयर की लेंथ 3.5 एंगस्ट्रॉम है, तो इस हिसाब से एक टर्न में आते हैं 10 बेस पेयर, तो उस हिसाब से एक टर्न की जो लेंथ जाती है 35 एंगस्ट्रॉम। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग राइबोज एंड फॉस्फेट, या कह सकते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए जब आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये है आपका नाइट्रोजन बेस। ध्यान रखिए बेटा नाइट्रोजन बेस मैंने बनाया यहां है, लेकिन ध्यान रखिए ये यहां पे आपको होगा, या कह सकते हैं ये आपके स्टैंड पे नहीं है, अंदर की ओर देखने को मिलेगा। अंदर की ओर का मतलब क्या है? इसको आप थोड़ा करेक्ट वे में आप देख लीजिए। जब हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं तो राइबोस यहां पे रहेगा, राइबोस फॉस्फेट, फिर राइबोस, फिर फॉस्फेट, ऐसे होता है। और राइबोस का जो नाइट्रोजन बेस होता है वो अंदर की ओर होता है। राइबोस का नाइट्रोजन बेस अंदर की ओर होगा। सेम इसी तरह
इधर भी बेटा राइबोज है तो उसका नाइट्रोजन बेस यहाँ पे होगा, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ नाइट्रोजन बेस होगा और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेगा। तो नाइट्रोजन बेस जो होता है ये हेलिक्स के अंदर होता है, वॉल पे नहीं होगा। वॉल पे क्या होगा, इस वॉल की बात करें तो इस वॉल पे आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, ध्यान रखिए, इस वॉल पे आपको देखने को मिलेगा राइबोज शुगर और फॉस्फेट। और आपने पढ़ चुके हो कि राइबोज शुगर फॉस्फेट के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखिएगा, ईस्टर बॉन्ड। यहां पे देखिए, अगर आप इसको नाइट्रोजन बेस की बजाय यहां पे अगर राइबोस मान ले तो एक राइबोस ये हो गया, एक राइबोस होकर ये होगा, और यहां पे जोड़ने वाला फॉस्फेट, फॉस्फेट के इधर भी ईस्टर बॉन्ड बनेगा, इधर भी ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ईस्टर ईस्टर जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, फॉस्फेट। तो फॉस्फो डाइस्टर के नाम से जाना जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द मेजर फोर्स ऑफ डीएनए स्टेबिलिटी इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक में जब आप पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन जो बेस होते हैं उनका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है। अगर हम लोग बात करें राइबोस शुगर और फॉस्फेट की, तो इनका जो नेचर होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, जिस वजह से ये वाटर के साथ कांटेक्ट बनाते हैं। तो वाटर के साथ कौन सरफेस कांटेक्ट बनाती है बेटा, ये। इस कांटेक्ट में कौन कौन आप देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिए, इसमें आपको राइबोस शुगर और साथ में आपको फॉस्फेट देखने को मिलेगा। और जो नाइट्रोजन बेस होंगे बेटा वो अंदर की ओर होते हैं, इसलिए उनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और यही आगे जाके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का भी इनमें मेन रोल होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे डीएनए की स्टेबिलिटी किसके थ्रू आती है, तो ध्यान रखिए डीएनए की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की तरफ जाती है। इसमें मेजर फोर्स जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये स्पेसिफिसिटी को डिनोट करती है, जिसमें से एडेनिन और थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ये मेजर फोर्स होते हैं किसके लिए, डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड एसिडिक इन नेचर। ये चीज ध्यान रखिएगा, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से आता है। आपने लास्ट क्लास में भी ये पढ़ा था कि फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज आपने पढ़े थे, यही 3 नेगेटिव चार्ज आगे जाके डीएनए पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए डीएनए कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। और डीएनए पर कैसा नेचर होता है, ध्यान रखिए एसिडिक नेचर होता है। ये एसिडिक नेचर किससे आता है, फॉस्फोरिक एसिड से। ये फॉस्फोरिक एसिड अपने 3 प्रोटॉन को लूज करता है और क्या बनाता है बेटा, फॉस्फेट। यही फॉस्फेट निगेटिवली चार्ज और एसिडिक नेचर प्रोवाइड करते हैं किसको, डीएनए को। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन बेस पेयर इज 660 डाल्टन। ये आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डीएनए के वन बेस पेयर का जो लेंथ होता है वो बेटा 3.5 एंगस्ट्रॉम, और उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें उसका मॉलिक्यूलर वेट 660 डाल्टन होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको वाटसन क्रिक डीएनए की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये बहुत ही ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अगर आपके न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन बनता है तो बेटा 70% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन यही बनाए कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए वन बाय वन। तो आपको जैसा पता होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये बार बार बच्चे यही से साथ स्टार्ट करते हैं। अगर उनसे डिफरेंस बिटवीन पूछा तो सबसे पहला जो पॉइंट वो यही लिखते हैं कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑफ दी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। ये बहुत ही ज्यादा लिखा जाने वाला जो पॉइंट होता है वो यही होता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो पहला पॉइंट तो यही है बेटा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में, या कह सकते हैं डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो शुगर, और जो आरएनए में शुगर पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं राइबो शुगर। इधर राइबो शुगर और डी ऑक्सी राइबो शुगर में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। राइबो शुगर क्या होता है, राइबो शुगर बेसिकली 5 कार्बन की एल्डो शुगर होती है। अगर इस पे सेकंड कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसे हम लोग बोलेंगे राइबो शुगर, और उसी
सेकेंड कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल की बजाय सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या कह सकते हैं ऑक्सीजन ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये चीज आप डाटा ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, थायमिन इज प्रेजेंट। जब डीएनए की बात करेंगे तो वहां पे थायमिन देखने को मिलता है, लेकिन आरएनए में बेटा थायमिन के बजाय यूरेसिल देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ बेटा, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, बोथ स्टैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि आपको पता है डीएनए में दो स्टैंड होते हैं, ये दोनों के दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं, या कह सकते हैं दोनों के दोनों स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक की डायरेक्शन 5 to 3 है तो दूसरे की डायरेक्शन 3 to 5 देखने को मिलेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। आरएनए में ऐसा कुछ नहीं होता, आरएनए सिंगल स्टैंड होता है, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन बेसेस आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि जितने भी थायमिन होंगे वो बॉन्डिंग में एंगेज होंगे किसके साथ, एडेनिन के साथ। जितने भी ग्वानिन होंगे वो बॉन्डिंग में एंगेज होंगे साइटोसिन के साथ। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं जितने भी प्यूरिन होंगे वो बॉन्ड क्रिएट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, पैरामिडिन के साथ। कोई भी प्यूरिन फ्री नहीं होगा, कोई भी पैरामिडिन फ्री नहीं होता। इसका मतलब ये है जितने भी प्यूरिन होते हैं वो बॉन्ड बनाएंगे पैरामिडिन के साथ, और ये इनका नंबर कांस्टेंट होगा, या कह सकते हैं नंबर कांस्टेंट की वजह आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्यूरिन फ्री नहीं होता और कोई भी पैरामिडिन फ्री नहीं होगा। दोनों स्टैंड के प्यूरिन और पैरामिडिन बॉन्डिंग में एंगेज करते हैं दूसरे स्टैंड के प्यूरिन और पैरामिडिन के साथ, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं G प्लस सी का मतलब जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होगा, और एडेनिन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे बेटा, थायमिन। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें आरएनए में तो आरएनए में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, आरएनए में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बेसेस आर नॉट मॉडिफाइड। बेसेस आर नॉट मॉडिफाइड का मतलब ये है कि जब डीएनए की बात करेंगे तो किसी भी बेस में आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब आप आरएनए की बात करते हो तो आरएनए में बेटा आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जब टी आरएनए का, जो बायो वाले बच्चे होंगे उन्होंने कभी टी आरएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो टी आरएनए में हम लोग बेसिकली नाम पढ़ते हैं और डाई हाइड्रोयूरिडिन, सीडो आपने पढ़ रखा होगा, डाई हाइड्रोयूरिडिन और सीडोयूरिडिन, ऐसे करके आपने बहुत से नाम पढ़े होंगे। लेकिन आप जब आप डीएनए की बात करते हो, डीएनए में कोई भी बेस मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आरएनए में आपको बेस मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसका आप बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हम लोग टी आरएनए पढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नो कैटालिटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। यहाँ पे डीएनए जो होता है कोई भी एंजाइम की तरह वर्क नहीं करता, लेकिन आरएनए, कुछ आरएनए जो होते हैं वो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राइबोजाइम। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, डीएनए या तो बेटा सर्कुलर होगा या तो लीनियर होगा। सर्कुलर किसमें होता है, बैक्टीरियल सेल में, और लीनियर किसमें होता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल में। डीएनए हमेशा कैसा हो, डीएनए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आरएनए होता है वो लीनियर होता है, ना कि सर्कुलर। आगे देखिए क्या लिखा है, डीएनए इज फॉर्म बाय रेप्लिकेशन। डीएनए जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उसे हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, और आरएनए जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, राइबो शुगर लैक ऑक्सीजन एट सेकंड प्राइम ओएच। सेकंड प्राइम ओएच पे यहाँ पे ऑक्सीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आरएनए पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। किस पे, सेकंड प्राइम ओएच पे। ये है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं चारगाफ रूल। कि चारगाफ रूल बेसिकली, चारगाफ ने चार चौराहे पे चार लोगों को चार बातें बताई। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि चारगाफ रूल में हम लोग चार बातें डिस्कस करते हैं। ये चार बातें कौन कौन सी होती हैं, चार बातें में पहली बात ये बोली गई कि द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। कहने का मतलब ये है जो डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं या बेस पेयरिंग होती है वो बेटा हर स्पीसीज में अलग अलग होती है। हर स्पीसीज में जो बेस पेयरिंग होती है वो बेटा एक दूसरे से डिफर होती है। ये पहली बात चारगाफ ने कही थी। अगर हम लोग दूसरी बात की तरफ पढ़े तो दूसरी बात चारगाफ ने यह बोली थी कि अगर आप किसी भी स्पीसीज के किसी ऑर्गन या टिश्यू से अगर आप डीएनए को आइसोलेट करें और उसी ऑर्गेनिज्म के किसी दूसरे टिश्यू के अगर डीएनए आइसोलेट करते हैं तो उस डीएनए के बेस पेयर में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं अगर कोई स्पीसीज है उसके एक टिश्यू से आप एक डीएनए निकालें
और दूसरे टिश्यू से कोई दूसरा डीएनए निकालेंगे तो इन डीएनए में या इन डीएनए के बेस पेयर में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक ही है। ये बोली गई थी सेकंड बात एक बार बेटा रीड कर देते हैं। द डीएनए स्पेसिमेन आइसोलेट फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम स्पीसीज हैव द सेम बेस कंपोजिशन। ये दूसरी बात बोली गई। आगे देखिए बेटा तीसरी बात क्या बोली गई। तीसरी बात ये बोली गई कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बेस पे होता है वो चेंज नहीं होता, अगर उसकी एज में वेरिएशन आए, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में या न्यूट्रिशन बिहेवियर में कोई चेंजमेंट आए या इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, ऐसे चेंजेस से कोई भी डीएनए का बेस पेयरिंग कभी भी चेंज नहीं होता। ये चारगाफ रूल की थर्ड बात है, या हम लोग कह सकते हैं चारगाफ रूल की ये थर्ड पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इज गिवन स्पीसीज डज नॉट चेंज विथ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज से, उसके न्यूट्रिशन स्टेट से या चेंजिंग एनवायरनमेंट से बेस पेयरिंग में कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। आगे और लास्ट पॉइंट जो चौथी बात वो बोली गई थी, चौथी बात क्या बोली गई थी, ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में एडेनिन का जितना नंबर होता है उतना ही नंबर थायमीन का होगा। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन देखने को मिलेंगे। ये चौथी बात बोली गई चारगाफ द्वारा। चारगाफ ने क्या कहा कि ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिगार्डलेस द स्पीसीज द नंबर ऑफ एडेनिन रेसिड्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमीन, या कह सकते हैं एडेनिन का नंबर थायमीन के बराबर होगा। एंड द नंबर ऑफ ग्वानोसिन या ग्वानिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटोसिन, या कह सकते हैं ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर बराबर होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं एडेनिन का नंबर थायमीन के साथ, ग्वानिन का नंबर साइटोसिन के साथ होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं बेटा, ये प्यूरिन होते हैं, और थायमीन और साइटोसिन क्या होते हैं बेटा, ये पैरामिडिन हो सकते हैं। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि जितना प्यूरिन होता है उतना ही पैरामिडिन देखने को मिलता है। यही है आपका चारगाफ रूल। तो चारगाफ रूल ने क्या बताया, चारगाफ रूल ने चार चौराहे पे चार लोगों को चार बातें बताई। इसमें से पहली बात क्या थी बेटा, पहली बात ये बोला जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेस पेयरिंग हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया बेटा, दूसरा पॉइंट ये बोला जाता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के या एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टिश्यू से अगर आप डीएनए आइसोलेट करेंगे तो उन डीएनए के बेस पेयरिंग में कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी बात जो बोली गई वो ये थी, तीसरी बात जो बोली गई वो ये क्या कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेस पेयरिंग में चेंजमेंट नहीं होता, उसके न्यूट्रिशन स्टेट से, उसके एज से या उसके एनवायरनमेंट से कोई भी चेंजमेंट पैदा नहीं होता उसके डीएनए के बेस पेयरिंग में। और चौथी बात जो बोली गई वो ये बोला गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ प्यूरिन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पैरामिडिन होते हैं। ये चौथी और लास्ट बात बोली गई। ये है आपका चारगाफ रूल। मुझे लगता है कि आपको न्यूक्लिक एसिड समझ में आया होगा। इसी तरह और वीडियो के लिए रैंकर चॉइस क्लासेस को सब्सक्राइब करें।